बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज for the first lecture we have Mohtरमा Nida Kafil Sahiba. She is the former civil judge of family court. The lecture is designed on family laws and their procedure. मेरी बड़ी बहन है, मेरी भाभी भी हैं. I had the privilege कि मैं जज साहबा के सामने पेश भी हुआ in my initial days before she resigned. और आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैम आई वुड रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि एज अ जज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द जूनियर्स कि ये किस तरह प्रिपेयर हो के आए, हाउ डू दे प्रोसीड देयर केस, ये खड़े कैसे हों, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं फ्रॉम अ न्यू लॉयर. ओवर टू मैडम निदा कफील. प्लीज़ गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. अस्सलाम वालेकुम जी. एम आई ऑडिबल टिल द एंड? सबको मेरी आवाज़ एंड तक आ रही है? थोड़ा सा आगे करें. हाँ जी, अब सबको आवाज़ आ रही है मेरी एंड तक? ओके जी. आज का हमारा लेक्चर है फैमिली लॉज के ऊपर. जो लिटिगेशन होती है उसके ऊपर. डेफिनेटली फैमिली लॉज क्या हैं? फैमिली लॉज क्या हैं? फैमिली लॉज वो लॉज हैं जो एक ख़ानदान को चलाने के लिए जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमारा पर्सनल लॉ हमें देता है, जब उनकी ब्रीच होती है तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए जो लेजिस्लेशन की जाती है सब्सटैंटिव लॉ के थ्रू, वो लॉज हैं. फिर एज ए लॉयर जब किसी का राइट ब्रीच होता है एंड दे अप्रोच अस, क्लाइंट अप्रोच अस अ लॉयर, देन वी हैव टू सी व्हाट रेमेडी द क्लाइंट इज हैविंग. आफ्टर डिसाइडिंग विच रेमेडी वी हैव टू वेल, वी हैव टू सी विच फोरम वी हैव टू गो. ठीक है. रेमेडी सबसे पहले आपने देखना है जो क्लाइंट आपके पास आया है उसका राइट क्या था एज पर योर फैमिली लॉज, उसका रिस्पेक्टिव जो होगा पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंगली. देन यू हैव टू सी व्हाट वायलेशन हैज़ बीन मेड. देन यू हैव टू इवैल्यूएट व्हाट रेमेडी यू आर हैविंग. देन यू हैव टू सी विच फोरम यू हैव टू नॉक एट. ठीक है. चलें, ये तो मेरा आई थिंक इट्स लाइक सफिशिएंटली ब्रीफली मैंने आपको बता दिया. तो फैमिली स्टार्ट्स विद निकाह. जब एक मेल और एक फीमेल की शादी होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. कॉन्ट्रैक्ट के साथ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं. ठीक है. हस्बैंड की क्या ड्यूटीज़ हैं? उसने वाइफ को मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है, उसने वाइफ को डॉवर अमाउंट देनी है. फ़िलहाल हम लोग टू बिगिन विद मुस्लिम लॉ से स्टार्ट कर रहे हैं. फिर खातून कुछ डायरी आर्टिकल्स लेकर आती हैं एज पर द कस्टम ऑफ द सोसाइटी. उनके मुतालिक उसके क्या राइट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज से निकलता है. बच्चे होते हैं, बच्चों की मेंटेनेंस का राइट आ जाता है. खुदा ना ख्वास्ता परेशानी हो, बीच में कुछ अनबन हो जाए हस्बैंड एंड वाइफ की, स्पाउसेस की आपस में, तो फिर उनको लगता है कि इफ़ वी कैन नॉट फर्दर लिव इन दिस रिलेशनशिप देन दे हैव टू हैव देयर मैरिज डिसॉल्व्ड. तलाक हो गई, खुला हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन एनी ग्राउंड हो गई. ठीक है. तो फिर आपको कोर्ट आना पड़ेगा. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई, बच्चों की कस्टडी, बच्चों की गार्डियनशिप, ये तमाम वो मैटर्स हैं जो कि फैमिली लॉज के अंदर केटर किए जाते हैं. ठीक है. आई थिंक इससे ज़्यादा आसान डेफिनेशन मैं आपको नहीं करके बता सकती हूँ. तो जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट आया 1964 में, उसके प्रोमलगेशन का एक पर्पस था फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स विद 2 फर्दर ऑब्जेक्ट्स. नंबर 1, जो फैमिली के मैटर्स होते हैं उनका एक्सपीडिशियस डिस्पोजल हो जाए. सिविल केसेस की तरह ख़वातीन को, बच्चों को सालों साल कोर्ट्स में ना जो है अपनी जूतियाँ घसीटनी पड़े. टू मेक द डिसीजन ऑफ द केस क्विकली, एक्सपीडिशियस सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद. ठीक है. मैटर्स सारे वही हैं जो मैंने आपको अपनी बात शुरू करने में बता दिए. जब आप लोग फैमिली लॉ को प्रैक्टिस कर रहे होगे तो यू विल कम अक्रॉस सर्टेन कैप्शंस मैंने लिख दिए आप लोगों की आसानी के लिए. डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए पार्टीज आपको अप्रोच करेंगी. मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन के लिए पार्टीज आपको अप्रोच करेंगी. रिकवरी ऑफ डायरी आर्टिकल जो सामान जहेज होता है उसकी वापसी के लिए पार्टीज विल कम टू यू. रिकवरी ऑफ डावर अमाउंट जो शादी की टाइम फिक्स होती है, प्रॉम्प्ट और डेफर्ड होती है निकाहनामा में, उसकी रिकवरी के लिए एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज या अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तब इट बिकम्स रिकवरेबल. जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, तकजीब निकाह. तकजीब निकाह का मैं आपको डिटेल में बताऊंगी जब हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं. अभी रिकवरी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द वाइफ. अब यहाँ पे फ़र्क मैं आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला आगे चल के कि डायरी आर्टिकल्स में, मेंटेनेंस में, पर्सनल प्रॉपर्टी में
डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, हस्बैंड लड़के चला गया। मज़ेदार बात, हम लोग को लगता है कि शायद अ वाइफ कैन नॉट फाइल दिस सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। वाइफ भी उतनी ही एंटाइटल्ड है, हस्बैंड भी उतना ही एंटाइटल्ड। अगर दोनों में आपस में अनबन हो गई एंड वन हैज़ लेफ्ट द हाउस, ठीक है, द अदर कैन कम टू द कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट कि इसको कहा जाए कि घर वापस आए और जो उनके मैरिटल ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करें, ठीक। उसके बाद बच्चों को लेके हमारे पास कस्टडी के मैटर्स आ जाते हैं और गार्डियन अपॉइंटमेंट और गार्डियन के डिक्लेयर करने के मैटर्स, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे जो हम लोग देखेंगे फैमिली लॉज के अंदर। ओके, मैं बहुत ग्रास रूट लेवल से आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी सारी चीज़ें, बिकॉज मुझे लगता है कि अब आप लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मैं बहुत हाई फाई बातें नहीं करूंगी अभी फ़िलहाल, ठीक है। हम बहुत सब्सटैंटिव लॉ और प्रेसिडेंट्स को फ़िलहाल नहीं देख रहे, एंड पे देखेंगे। अभी मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि मैंने अपना नया ऑफिस खोला है या मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है और मेरी फैमिली में से या मेरी मेड का कोई मैटर आ गया फैमिली का, बिकॉज हम में से कोई भी शायद तलाकों वाला वकील नहीं बनना पसंद करता, ठीक है ना। हम चाहते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट केसेस हों, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज की लीगल एडवाइजरीज हों, राइट। वी ऑल वांट दैट बिकॉज उसके साथ काफ़ी हमें बेनिफिट्स इन्वॉल्व मिल जाते हैं। लेकिन फैमिली लॉ की प्रैक्टिस इतनी इंडिस्पेंसिबल है, मैं कहूँगी कि वेयर देयर इज़ अ लॉयर देयर इज़ फैमिली लॉ लिटिगेशन। आप नहीं अवॉइड कर सकते, फैमिली में कोई ना कोई मैटर निकल आ सकता है, अल्लाह ना करे, लेकिन आ जाते हैं मैटर्स। आपके मोहल्ले में, आपके नेबरहुड में, आपकी मेट्स को इश्यूज आ जाते हैं, तो आपको फैमिली लॉ आना समझें आपके वकील होने का पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हमने अपनी बिल्कुल फ्रेश प्रैक्टिस स्टार्ट की और हमारी फैमिली में से कोई का मसला हुआ फैमिली का, वो हमारे पास आए। लेट सपोज उनकी शादी ख़राब हो रही है, ठीक है, फीमेल आ गई आपके पास, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और वो अपने हस्बैंड से डिसोल्यूशन चाह रही हैं, मेंटेनेंस चाह रही हैं, डावरी आर्टिकल्स चाह रही हैं और सारी रिलीफ्स चाह रही हैं। अब आपने एज अ लॉयर सोचना है, ठीक, आपने सोचना है कि मैं अब कौन सा सूट ड्राफ्ट करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो वो जो क्लेम्स चाह रही हैं आपने देखना है, उनकी पूरी कहानी सुन के लंबी सी कि सास ने ये किया, नंद ने ये किया, देवरानी ने ये किया, आपको वो कहानी सुननी पड़ेगी पेशेंस के साथ। लेकिन आपने उस कहानी के अंदर से जो मटेरियल फैक्ट्स होंगे जो आपके लीगल रेमेडी को सपोर्ट करेंगे, आपने सिर्फ उन पे फोकस करना है। सुननी पूरी है ताकि वो आपसे तसल्ली रखें कि आपको सब आता है, सब पता है। लेकिन आपने जब ड्राफ्ट करना होगा अपना सूट कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, देन आपको वो सास ससुर की कहानियाँ नहीं लिखनी। आपने सिर्फ वो कहानियाँ लिखनी हैं जो कॉज ऑफ एक्शन और जो रिलीफ और जो रेलिवेंट फैक्ट्स अपनी प्लीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी होंगे वो, ठीक है। मैं अपनी बात कन्वे कर पा रही हूँ? ओके। तो सबसे पहले वी विल नीड टू ड्राफ्ट अ प्लेंट। प्लेंट हमने सीपीसी में पढ़ी थी बहुत डिटेल में, ऑर्डर 6 प्लीडिंग्स, ऑर्डर 7 प्लेंट का, ठीक है। ओके, चलिए आगे चल के करने वाली बात थी, लेकिन शुरू में बता दूं कि सीपीसी और कानून शहादत की एप्लीकेशन फैमिली लॉज के ऊपर नहीं होती है। इसकी एक बहुत ख़ास वजह यह है कि सीपीसी में बहुत माइन्यूट किस्म की ना डिटेल्स हैं। फैमिली लॉ बनाया हमारे लिए आसान, ताकि मुश्किलात में पढ़ के केसेस सालों साल एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन 151 की एप्लीकेशन, उनमें ना पढ़ें कोर्ट्स, उनमें ना पढ़ें वकला, उनमें ना पढ़ें पार्टीज, एक्सपीडिशियस डिस्पोजल किया जाए, ठीक है। सो इस लॉ को बहुत आसान करने के लिए सीपीसी और कानून शहादत की एप्लीकेशन हो गई बार, एक्सेप्ट सेक्शन 10 एंड 11 रिजेक्शन और रिटर्न ऑफ प्लेंट। सो अब प्लेंट में हमने लिखना क्या है? हैड इट बीन अ सिविल सूट तो हम लिखते अपने सारे मटेरियल फैक्ट्स इन कंसाइज, हम मनी लिखते, हम प्रॉपर्टी लिखते। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है। शादी हुई, बसे, अनबन हुई, ज़िवाजी ज़िंदगी ख़राब हो गई, अब मज़ीद नहीं रह सकते तो डिसोल्यूशन चाहिए, सामान जो 7 लाइन थी वापसी चाहिए, ये बंदा ये कमाता है अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, ये उसकी मंथली इनकम है, ये हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं और ये हमारा सोशल स्टेटस है। इसके अकॉर्डिंगली हमारा मेंटेनेंस फिक्स किया जाए, वो रिकवर कराया जाए, ठीक है। सिर्फ ये फैक्ट्स आप लोगों ने लिखने हैं ताकि आप एक रेमेडी तक अप्रोच कर सकें। जी जी, दोबारा मुझे आवाज़ दिए बेटे। ठीक है, मैं बताती हूँ। थोड़ा प्रीमेच्योर सवाल था, अभी हमने सारा डिटेल में पढ़ना है, बट मैं आपको आंसर कर दूँ अभी भी
कि मेंटेनेंस जब आप मांगते हैं तो आपने सोर्स ऑफ इनकम लिखनी होती है. इनकम डजंट इंक्लूड ओनली द सैलरी. इनकम मतलब जिस जिस सोर्स से, जहाँ अगर किराया आ रहा है दुकानों से, ज़मीन से किराया ठेका आ रहा है, अगर आपको विरासत में कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी मंथली इनकम के अंदर काउंट होंगी. ओके. तो जब आप सूट फाइल करने लगे हैं, आपने एक प्लेंट मटेरियल फैक्ट्स लिखकर ड्राफ्ट कर ली. साथ में आपने क्या लगाना होगा? शेड्यूल ऑफ विटनेसेस. आपके विटनेसेस जो आपकी सपोर्ट में बात करेंगे, अलॉन्ग विद द जिस्ट ऑफ एविडेंस दे हैव टू डिपोज इन कोर्ट. आपने गवाहों के नाम पते मेंशन कर देने हैं. एक सेकेंड. प्लस आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपकी पोजेशन और पावर में हैं आपकी सपोर्ट, जैसे कि निकाहनामा हो गया, अगर हस्बैंड की कोई सैलरी स्लिप आ रही है या कोई भी चीज़ आपके पास मौजूद है, उसकी बिजनेस का कोई डॉक्यूमेंट, उसकी टैक्स का कोई डॉक्यूमेंट, यू हैव टू अनेक्स दैट विद योर प्लेंट. प्लस अगर कोई डॉक्यूमेंट आपकी पोजेशन या पावर में नहीं है, हस्बैंड के पास है, उसने आपको निकाल दिया, सॉरी क्लाइंट को निकाल दिया, तो फिर आपने एक लिस्ट में वो डॉक्यूमेंट्स लिखने कि ये डॉक्यूमेंट्स भी हैं बट नॉट इन माई पावर. ठीक है. एंड यू हैव टू रिलेट दैट कि ये आपके स्टांस के साथ किस तरीके से कनेक्ट करेगा. वाई द डॉक्यूमेंट नॉट इन पोजेशन ऑफ यू इज इंपॉर्टेंट फॉर योर केस. 3 चीज़ें हो गई, प्लेंट, विटनेसेस, डॉक्यूमेंट्स. जो हैं वो लगा दें, जो नहीं है उनकी लिस्ट बना दें. आपका सवाल था दोबारा. हाँ. थोड़ा सा सवाल को होल्ड नहीं कर लेते? अभी आगे चल के बताती हूँ. इसकी रीज़न भी बताऊंगी कि क्यों बार किया. ठीक है. अच्छा जी. फिर लॉ कहता है, फैमिली कोर्ट सेक्ट, कि जब एक खातून डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगने के लिए आती हैं तो उन्होंने कुछ कॉजेज ऑफ एक्शन को ज्वाइन कर लेना इफ दे वांट टू गो फॉर दैट. यानी कि इफ़ यू आर फाइलिंग अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज प्लस यू वांट योर मेंटेनेंस, योर डायरी आर्टिकल्स, योर डावर, कस्टडी, तो यू हैव टू क्लब ऑल द कॉजेज ऑफ एक्शन इन वन सूट. ठीक है. मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन को रोकना, ताकि एक ही सूट के अंदर तमाम चीज़ें आपको मिल जाएं. ये बात समझ आ गई है? अगर खवातीन ने, फीमेल्स ने डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के साथ साथ डावर, डावरी आर्टिकल्स, मेंटेनेंस, कस्टडी के क्लेम भी अलग अलग शी वांट्स टू फाइल, तो लॉ कहता है अलग अलग नहीं आप फाइल करोगे, आप एक ही सूट में क्लब कर दोगे. ठीक है. इसका फ़ायदा भी खातून को ही होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू मेक द केस ईजियर फॉर हर टू स्टेट, टू फाइल, टू प्रूव, और मल्टीपल केसेस की फीस भी नहीं देनी पड़ेगी. चलें जी, प्लेंट फाइल हो गई, कोर्ट के पास चले गए हम. कोर्ट ने प्लेंट पढ़ी और उनको लगा कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ट, तो वो क्या करेंगे? वो दूसरी पार्टी को समन करेंगे. ठीक है. जिस तरह सीपीसी में समनिंग होती है उस तरीके से, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा एफिकेशियसली यहाँ पर होगा, बिकॉज समन्स, टीसीएस, रजिस्टर्ड पोस्ट एडी, अखबार इश्तिहार, तमाम ऑर्डर्स फॉर समनिंग, तमाम मॉड्स ये साइमल्टेनियसली ऑर्डर करते हैं. पर्पज़ क्या? इंटेंशन बिहाइंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल. ऐसा ना हो कि 2 तारीखें पहले समनों में गुजर गई, 2 तारीखें अखबारों में गुजर जाए. नो, तमाम मॉड्स इकट्ठे एक्सरसाइज कीजिए ताकि डिफेंडेंट आए और अपना रिटर्न स्टेटमेंट लेकर आए. प्लस जो समन सर्व किए जाएंगे डिफेंडेंट के ऊपर, उसमें लिखा होगा कि भाई जब आप आओगे तो आपने हाथ में जवाब दावा लेकर आना है, जस्ट टू सेव द टाइम ऑफ द कोर्ट एंड उसका जो शेल्फ लाइफ हमारे केस की होने वाली है उसका टाइम भी रिड्यूस करने के लिए. ओके. फर्ज कर लें डिफेंडेंट आ गया कोर्ट में. अब कोर्ट ने उससे रिक्वायर करना है टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट, जवाब दावे पे ऑर्डर रेट सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा, लेकिन उसने जो मोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं कि ही हैज़ टू केयरफुली गो थ्रू द प्लीडिंग्स जो एवर की गई हैं प्लेंट में, ही हैज़ टू सी दोज एवर्मेंट्स, और उसने देखना है कि मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ कि मैं इसको डिनाई कर रहा हूँ. बिकॉज जो बातें एडमिट होंगी उन पे एविडेंस नहीं आएगा, जो बातें डिनाई होंगी उन पे इश्यूज फ्रेम किए जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी होंगे ना वो. ठीक है. समझ आ रही है? आसान है. ओके. इफ ही डजंट वांट टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट तो वो ऑरली आकर कोर्ट को कह दे कि लेट द सूट बी डिक्रीड, ही इज हैविंग नो ऑब्जेक्शन.
ठीक है, ठीक है, ये मैं आपको आई विल ट्राई टू करेक्ट यू कि जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो डिफरेंट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस में. वंस द डिक्री इज पास्ड, वो 15 दिन में भी फाइल डिक्री हो सकती है. उसके बाद का जो प्रोसीजर है दैट इज फ्रॉम यूनियन काउंसिल. ये लॉ प्रोवाइड करता है कि यूनियन काउंसिल्स जो बनाई गई हैं लोकल लेवल पे, दे हैव अगेन टू हेयर एंड समन द पार्टीज. उनकी दे विल ट्राई अगेन कि उनकी रिकन्सिलिएशन कराई जाए. द पर्पस बिहाइंड टू सेफगार्ड एंड प्रोटेक्ट द फैमिली इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम. इसका पर्पस सिर्फ ये है. समटाइम्स ना जल्दी जल्दी करते करते बस्ती शादियां भी खराब हो जाती हैं, ठीक है. और समटाइम्स कोर्ट्स को अगर नजर आ रहा होता है ना कि अगर मैं इनको एक दो मौके पे बुला के सुन लूंगी या सुन लूंगा तो यहाँ पे चांस है रिकन्सिलिएशन का. बिकॉज फैमिली, अभी हम पढ़ते हैं आगे से कि रिकन्सिलिएशन 2 मरतबा की जाती है और कोर्ट को जब चाहे उसको लगे अगर इट इज़ पॉसिबल तो उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए. पर्पस क्या कि हमने फैमिली इंस्टीट्यूशन को जितना हो सके सिक्योर करना. बिकॉज फैमिली जब टूटती है, शादी टूटती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होते हैं? बच्चे. बच्चे हमारा फ्यूचर है भाई, उनको नहीं हमने साइकोलॉजिकली ट्रॉमास देने. चलें कंटिन्यू करते हैं. रिटन स्टेटमेंट्स फाइल हो रही है, साथ में उस डिफेंडेंट ने, हस्बैंड ने देखना है कि क्या प्लीडिंग्स को वो एक्सेप्ट कर रहा है, एडमिट कर रहा है, कि इनको वो डिनाई कर रहा है. ही हैज़ टू वेरी केयरफुली सी फॉर ऑल दिस थिंग्स. प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का सूट फाइल हुआ है. हस्बैंड चाहता है कि डिसोल्यूशन ना हो, बल्कि वो चाहता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो जाए, वापस आबाद हो जाए खातून उसके घर में, ठीक है. उसके पास राइट है, वो फाइल कर सकता है. लॉ कहता है कि वो सेपरेट सूट फाइल नहीं करेगा इफ द सूट फॉर डिसोल्यूशन हैज ऑलरेडी बीन फाइल्ड. अपने जवाब दावे में, जिस तरीके से हमने पढ़ा था ना, रेप्लिकेशन, प्लेंट के रिटन स्टेटमेंट में रेप्लिकेशन आती है या फिर वो आता है सेट ऑफ का क्लेम. इट्स जस्ट लाइक दैट. सेट ऑफ समझ लें बल्कि इसको आप, कि अगर हस्बैंड वांट्स कि बीवी को तलाक ना हो, शादी ख़त्म ना हो, वो वापस आके घर में आबाद हो जाए, तो सेपरेट सूट फाइल करने की बजाय एक ऑलरेडी फाइल्ड सूट पर जवाब दावा फाइल करते हुए प्रेयर में वो मांगेगा. और सेपरेट सूट शैल नॉट लाई, यहाँ पे बार है, ठीक है. सो यू हैव टू केयरफुली सी, इफ यू आर गोइंग टू बी लॉयर ऑफ अ हस्बैंड, तो आपने देखना है कि हस्बैंड की विशेज़ क्या हैं. तो फिर सेपरेट सूट नहीं फाइल करेंगे, वो मेंटेनेबल नहीं होगा. मैंने खुद एक सूट उड़ाया हुआ है कसूर में जब मैं थी, इस बिना पे कि आप रिटन स्टेटमेंट में लिखें जो आपने लिखना है. ओके. सिमिलरली अगर हस्बैंड ने फाइल कर दिया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का सूट पहले एंड वाइफ डजंट वांट टू लिव विद हिम, तो उसने सेपरेट सूट नहीं फाइल करना, उसने उसी के जवाब दावे में अपना क्लेम करना है. बिकॉज नो सेपरेट सूट शैल लाई फॉर हर ऑल्सो. ठीक हो गया. चलें जी, एक और सिनेरियो हम प्रिज्यूम कर लेते हैं. जब डिफेंडेंट को समन किया गया, डिफेंडेंट पे समन सेंड किए, ठीक है, सीपीसी नहीं है, ऑर्डर 9 की प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, क्या करेगी कोर्ट? एक्सप्रेसली हमारे स्पेशल लॉ में लिख दिया गया कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी. ठीक. कोर्ट ने वेट नहीं करते रहना कि डिफेंडेंट साहब नहीं आ रहे तो हम तारीख पे तारीख दें. नो, कोर्ट शैल स्टार्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स और द केस वुड बी फिक्स्ड फॉर प्लेंटिव्स एक्स पार्टी एविडेंस, या अगर तमाम एविडेंस मौके पे मौजूद है तो वो सुन के उसकी क्लेम के ऊपर फैसला कर देगी, जजमेंट पास करके डिग्री एग्जीक्यूट कर देगी. ठीक है. ओके. एक और प्रिजम्पशन करते हैं, एक और इवेंचुअलिटी प्रिज्यूम करते हैं कि डिफेंडेंट आ गया था, जवाब दावा मांगा गया था और उसने नहीं सबमिट कराया. अब क्या होगा? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इफ यू आर अपेयरिंग फॉर डिफेंडेंट साइड. डिफेंडेंट को जब कोर्ट ने मांगा कि कम अलॉन्ग विद योर रिटन स्टेटमेंट्स, तो आपने एक टाइम पीरियड के अंदर जवाब दावा तैयार करके देना है कोर्ट में. अदरवाइज कोर्ट के पास एम्पल पावर है, ऑल्दो ऑर्डर 8 इज नॉट एप्लीकेबल, बट कोर्ट के पास फैमिली स्पेशल लॉ में पावर है कि वो आपका डिफेंस का राइट स्ट्राइक ऑफ कर सकती है. अब जब राइट आपका स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा तो उसके क्या आ जाएगी कॉन्सिक्वेंसेस? आप एविडेंस नहीं लीड कर सकोगे. ठीक है. बिकॉज एविडेंस उसी बात पर होती है जो आपने प्लीडिंग्स में कहा होता है, जो दावे में, जवाब दावे में कहा होता है. प्लीज याद रखिएगा, सिविल साइड पर भी यही रूल है. अगर तो आपकी प्लीडिंग में कोई बात नहीं की गई तो आप उसके ऊपर एविडेंस नहीं दे सकते. ठीक है. सो यू हैव टू प्लीड फर्स्ट, देन यू हैव टू गिव एविडेंस. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि क्रॉस एग्जामिनेशन आप कर सकते हो प्लेंटिफ के गवाहों पे, ऑल्दो योर राइट ऑफ डिफेंस हैज बीन स्ट्रक ऑफ. यू आर ऑलवेज हैविंग अ राइट, चाहे आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स ही क्यों ना इनिशिएट हुई हो. यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द प्रोसीडिंग्स एट एनी स्टेज ऑफ द सूट. गवाह आया हुआ है, आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट थी, गवाह आया हुआ एविडेंस हो रही है, आप उस पर जेरा करने का राइट आपके पास है. कोई कानून आपको नहीं रोकता.
ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे शायद कुछ कोर्ट्स को ना पता हो, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर रही हूँ, तो आपने ये बात एफर्म करानी है, उनको एजर्ट करनी है, उनको यकीन दिलाना है कि जी माना मेरे खिलाफ कार्रवाई एक तरफा का आगाज हो चुका है, स्टिल आई एम हैविंग द राइट टू कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन ओवर द PW। ठीक है, सो राइट स्ट्रक ऑफ होगा तो आप एविडेंस लीड नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑलवेज क्रॉस एग्जामिन द अदर पार्टीज विटनेसेस। एम आई क्लियर टिल हियर? क्लियर? ऑल राइट, चलिए जी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स लेट सपोज स्टार्ट थी, एविडेंस आ गई, डिक्री हो गई। व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ डिफेंडेंट, व्हाट रेमेडीज हैविंग, क्या करेगा वो? सिमिलर टू द प्रोविजंस ऑफ CPC, वो 30 डेज के अंदर अंदर एक्स पार्टी डिग्री को मनसूख कराने के लिए, सेटिंग असाइड कराने के लिए एप्लीकेशन सबमिट करा सकता है। ठीक है, और कोर्ट ने देखना है कि क्या ही इज हैविंग सम सफिशिएंट कॉज कि वो उस डेट पर क्यों नहीं आ पाया, उसका फॉल्ट नहीं था उसके ना आने में, देन कोर्ट कैन सेट असाइड दोज प्रोसीडिंग्स एंड दैट डिग्री ऑल्सो। चलें जी, आगे चलते हैं। दावा फाइल कर दिया, डिफेंडेंट भी आ गया, जवाब दावा भी आ गया। अब कोर्ट की क्या ड्यूटी है? दिस इज समथिंग दैट मेक्स द प्रोसीडिंग्स डिफरेंट। कोर्ट ने दावा भी पढ़ना है, जवाब दावा भी पढ़ना है, डॉक्यूमेंट्स जो साथ अनेक्स्ड हैं वो भी देखने हैं, जो जिस्ट ऑफ एविडेंस लगी वो भी देखनी है, पार्टीज को भी सुनना है, कॉन्सल्स को भी सुन सकती है। क्या करने के लिए? पर्पज एक ही है कि ट्राई टू सेटल, अप्रोच सम सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। अगर बीवी किसी बात पे नाराज होकर कोर्ट में आ गई है, सुनिए उसको क्या ग्रीवेंस है, कोर्ट समझाएगी ना। जब कोई बात किसी दूसरे बंदे को, तो कोर्ट के पास ऐसी अथॉरिटी होती है, ऐसा इन्फ्लुएंस होता है उनका कि पार्टी सुन लेती हैं, समझ लेती हैं, बैठ के उनकी बात मान लेती हैं। फैमिलीज के बड़े जो काम नहीं करा सकते वो काम कोर्ट के अंदर एक ना इनहेरेंट होती है, ये एक इन्फ्लुएंस कह लें आप उसको, मेरा ख्याल है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, कि जी जज साहब ने मुझे कहा कि तुम इसकी साथ बैठो, से बात करो, तुम ये कोई लड़ाई वाली बात है, इस पे तो कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो जज साहब जब कोई बात कहते हैं तो पार्टीज के माइंड में कहीं ना कहीं वो बात असर कर रही होती है। तो यहाँ पे कोर्ट्स का इतना इफेक्टिव रोल है जो उनको ज़रूर प्ले करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू रश ऑफ वर्क एंड मैनी अदर रीजंस इतना इफेक्टिवली ये प्रैक्टिस में ना होता नहीं है। ठीक है, आई रिमेंबर, थोड़ा सा कोट करूँगी, आई वॉज वर्किंग एज अ जज फैमिली कोर्ट इन गुजरांवाला कोर्ट्स। तो मेरे पास एक इस तरह केस लगा हुआ था और उसमें प्री ट्रायल की स्टेज मैंने फिक्स की थी। खातून थी, बड़ी खूबसूरत सी, हस्बैंड भी बहुत अच्छे थे, दो उनके बड़े बड़े बच्चे थे, लाइक 12-13 साल के बच्चा बड़ा वाला था। जब प्री ट्रायल के लिए मैंने उन लोगों को बुलाया और मैंने कोर्ट में बैठी हुई थी, मैंने उनको सुनने की कोशिश की, तो बच्चा आगे आके कहता है, जज साहिबा मेरी मामा को तलाक मत दीजिएगा। मतलब उसको लगा, जो अपनी मासूमियत में उसने मुझे कहा कि जज साहिबा मामा को तलाक मत दीजिएगा, ये बाबा से ना गलत बात पे लड़ती हैं। मैंने कहा अच्छा बेटे क्या बात? मैंने बच्चे को बुला लिया चेंबर में, यहाँ पे तो ज़रूरी हो गया, बच्चे की एविडेंस आ रही है। बच्चे को मैंने पूछा बेटे क्या बात है ना, क्या क्यों बात मामा बाबा लड़ाई करते हैं? ही सेड कि मामा हर वक्त बैठ के फ़ोन पे टिकटॉक्स देखती रहती हैं, बाबा मना करते हैं और उनकी लड़ाई हो जाती है। अब देखें, इज इट समथिंग टू फाइट अपॉन? इस बिना पे आप अपने बच्चे खराब करने वाले हो कल को, है कोई बात? मतलब आई वॉज शॉक्ड, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन आवर जनरेशन। चलें जी, तो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स बहुत इफेक्टिव हो सकती हैं। यू जस्ट हैव टू गिव अ पेशेंट हियरिंग, और जो आप हस्बैंड या वाइफ के साथ जो सास आ गई या माँ आ गई या भाई बहन आ गए ना, उनको आप निकाल दें कमरे से बाहर। एज अ लॉयर आप लोगों ने ये बात सिक्योर करनी है, अपने इंश्योर करना है इसको कि अगर आपकी पार्टी के साथ कोई बंदा आया है तो उसको कहो आप प्लीज़ आप ना भाई आप बाहर चले जाएं, अब जज साहब को सुनने दें पार्टीज को। ठीक है, एज अ लॉयर भी हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि जिस हद तक फीस मिले ना मिले वो अलग बात है, रिस्क अल्लाह ने देना है। ठीक है, आपकी कोशिश होनी चाहिए एज अ लॉयर भी, अल्लाह ताला बहुत देगा इंशाल्लाह ताला, कि आप कोशिश करें जब जिस हद तक फैमिलीज बच सके ना बच जाए। इसका बहुत सदका जारिया टाइप चीज़ हो जाती है। ओके, सो कोर्ट्स के ऊपर भी जाहिर बात है उतनी ही ऑनरस ड्यूटी है कि कोर्ट ने भी टाइम निकाल के रश ऑफ वर्क साइड पे करके पार्टीज को सुनना है, गैर ज़रूरी लोगों को बाहर निकाल दे, बेशक चेंबर में उनको हेयरिंग दे दें, बहुत अच्छा हो जाएगा, एक कंफर्टेबल माहौल मिल जाएगा। सुने, उनके ग्रीवेंसेस दूर करने की कोशिश कीजिए, उनको कहें कि आप आपस में बात करें, मैं बैठी हूँ सुन रही हूँ, करें क्या मसला है, क्या लड़ाई है, किस बात पर लड़ के आए हो। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज मैंने इसको पर्सनली एक्सरसाइज किया हुआ है। ठीक है, चलें जी, अब फर्ज कर लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, पार्टीज हैप्पी, टाटा बाय बाय, जजमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ लिख लिया, केस क्लोज्ड। कितना क्विक हो गया, एविडेंस पे जाना ही नहीं पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए तो फिर क्या करना पड़ेगा? देन द कोर्ट इज़ बाउंड कि उन्होंने जो उनकी पॉइंट्स इन कॉन्ट्रोवर्सी हैं, इश्यूज फ्रेम करेंगे, उनको स्टेट करेंगे,
वन, कि क्या पार्टीज इस बात पे अनॉइड हैं, क्या इनकी रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स बनती है, क्या ये इतना बंदा कमाता है, ठीक है। वो तमाम प्लीडिंग्स पढ़ के कोर्ट ने रीजनेबल डिस्टिंक्ट इश्यूज हर बात के ऊपर फ्रेम करने होंगे, एंड देन द केस वुड कम एट द स्टेज ऑफ एविडेंस। दोनों पार्टीज अपनी रिस्पेक्टिव एविडेंस लीड करेंगी। अब एविडेंस का भी उन्होंने बहुत आसान तरीका बता दिया। ये नहीं कि चीफ एग्जामिनेशन के लिए बार बार डेटें हो रही हैं। प्लेंटिफ के गवाहों की बारी पहले आ गई, वो अपने बयान हल्फी लिखवाएं, कोर्ट में आके सबमिट कराएं, उन पे स्टेटमेंट दें कि ये मेरा बयान हल्फी है, मैं इसकी कंटेंट्स को ओन करता हूँ। दूसरी पार्टी आप पे जिरा करेगी एंड आपकी साइड का एविडेंस क्लोज्ड, ठीक है। सिमिलरली डिफेंडेंट के गवाह होंगे, एफिडेविट्स लिख कर दे देंगे, तो आपको एक लेंथी प्रोसीजर से बचत हो जाएगी और टाइम सेव हो जाएगा और एनर्जी सेव हो जाएगी, ठीक है। एफिडेविट्स की फ़ायदा ये हो जाता है। ओके, इन केस हमारा प्री ट्रायल कामयाब नहीं हो पाया था और इट वाज अ मैटर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी क्लेम्स थे कि नहीं थे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थी और खुला की ग्राउंड थे। तो अब हमारा इस्लामिक लॉ क्या कहता है हक महर को लेके? तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट इस बात को इंश्योर करता है कि रिकवरी ऑफ डावर भी हो जाए उस मोमेंट के ऊपर ही। अगर तो प्रॉम्प्ट डावर है तो 25% डावर रिटर्न करना पड़ेगा जो पेड था आपको, और अगर तो डेफर्ड डावर था तो 50% ऑफ द डेफर्ड डावर द बीबी द वाइफ शैल हैव टू सरेंडर, कि मैं छोड़ती हूँ मेरी जान छुड़ा दें, ठीक है, खुला के केसेस में। बट इफ इट इज आस्क्ड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हैज बीन प्रेड फॉर ऑन एनी अदर ग्राउंड एक्सेप्ट खुला, देन द केस शुड गो फॉर एविडेंस। अगर बीवी कहती है क्रूअल है, क्रूअल्टी करता है, जालिम है, या हैबिचुअल ऑफेंडर है, या इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है, या मेंटेनेंस पे नहीं कर रहा, अगर तो इन ग्राउंड्स पे सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट में अगर वो आई है, देन वो एविडेंस उसको देनी पड़ेगी, इस पे इशू फ्रेम होगा। 10(5) की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ खुला के केसेस के लिए है। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अभी जो हमारा लेजिस्लेटिव लॉ जो चल रहा है प्रैक्टिस में, दैट इज फैमिली कोर्ट्स एक्ट 10(4) था पहले, अमेंडमेंट 2015 में 10(5) हो गया, ये प्रैक्टिस में है, ठीक है। वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल शरीयत कोर्ट में। नाउ दैट केस इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो अभी फिलहाल दैट इज नॉट आवर सब्जेक्ट, अभी वो हमारे पास वैलिड लॉ चल रहा है। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस भी वैलिड है, एज वैलिड एज इट वाज एट द टाइम ऑफ प्रोमलगेशन, एज वेल एज द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। तो हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोर्ट्स प्रैक्टिस कर रही हैं, तो नथिंग इज इलीगल, नथिंग इज अन इस्लामिक है, ठीक है। हम इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एविडेंस कंक्लूड करते हुए कोर्ट के पास फर्दर पावर्स दी गई कि अगर गवाह कहीं आउट ऑफ शहर बैठा है और वो नहीं अप्रोचेबल, तो उसकी आने का वेट ना किया जाए, बिकॉज वी हैव टू एक्सपीडिशियसली कंक्लूड आवर केस। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू एविडेंस कंडक्ट हो सकती है। कोर्ट के पास एम्पल पावर्स हैं कि अगर उसको लगता है कि पार्टीज रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ रही हैं जो कि केस के फैसले के लिए बहुत ज़रूरी है, इनएविटेबल है, तो कोर्ट खुद से भी क्वेश्चंस पूछ सकती है, ठीक है। बट कोर्ट का टिल्ट कहीं पर नजर ना आए, कोर्ट को बहुत अनबायस्ड रह के ना, बहुत ट्रांसपेरेंट रह के, कोई भी अगर सवाल कोर्ट ने किसी भी केस में पूछना है, कोर्ट की ड्यूटी है कि इट शुड नॉट टिल्ट ऑन आइदर साइड, हस्बैंड और वाइफ, नो साइड। कोर्ट शुड स्टे एज अ कोर्ट, इम्पार्शियल बॉडी, ट्रांसपेरेंट, और उसने एक अनबायस्ड मैनर में मटेरियल क्वेश्चंस के ऊपर इफ इट थिंक्स इट वुड आस्क क्वेश्चंस। एविडेंस कंक्लूड हो गई, प्लेंटिफ की भी डिफेंडेंट की भी। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब तमाम एविडेंस की रोशनी में कोर्ट वुड अगेन फिक्स अ डेट फॉर पोस्ट रिकंसिलिएशन, पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, यानी कि ट्रायल तो कंप्लीट हो गया, अब क्या रह गया, जजमेंट रहेगी ना खाली। तो कोर्ट जजमेंट पास करने से पहले भी, एविडेंस के बाद भी, एविडेंस से पहले किया था प्री ट्रायल, ट्रायल में एविडेंस कंप्लीट हुई, पोस्ट ट्रायल कोर्ट वुड अगेन ट्राई टू कम एट सम कंक्लूजन कि शायद पार्टीज अपनी रेलेवेंट एविडेंस की रोशनी में कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें। हस्बैंड को लगे कि मेरी एविडेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है तो मैं कुछ कम बेश करके, बार्गेन करके बीवी की मेंटेनेंस खुद से फिक्स कर लूँ, ठीक है। तो कोर्ट वुड अगेन गिव एन अटेम्प्ट कि इनका आपस में कोई सेटलमेंट हो जाए। इन केस वो नहीं होता तो कोर्ट शेल पास अ जजमेंट, ठीक है, और डिक्री
पास हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ प्लीडिंग्स, एविडेंस, रेलिवेंट लॉ ऑन द सब्जेक्ट। बेटे ये जो नोटिस वाला बात आप लोग दूसरी बार पूछ रहे हो ना, ये कोर्ट के नहीं है, ये यूनियन काउंसिल के नोटिसेज हैं, ठीक है। जब कोर्ट की डिक्री हो जाती है ना कोर्ट से, उसमें कोई 1 महीना 2 महीना बाउंड नहीं है। कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, अब वो डिक्री जाती है सर्टिफाइड कॉपी टू द रेलेवेंट यूनियन काउंसिल, और यूनियन काउंसिल दोनों पार्टीज को बुलाती है, 1 महीने का टाइम देती है, फिर 2 महीने, अगर कोई ना कॉम्प्रोमाइज़ हो तो फिर तीसरे महीने में 3rd मंथ के एंड पे वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ तलाक। कोर्ट की डिक्री से तलाक इफेक्टिव नहीं होती। कोर्ट की डिक्री के बाद यूनियन काउंसिल का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, और ये 3 महीने वाली बात उनमें आती है, ये कोर्ट्स में नहीं है, ठीक है। बेटे ये ना एक बहुत लेंथी डिबेट है, ये तलाक एहसन तलाक हसन के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो फिर ये अगर हम इस पर जाएंगे तो हम 2-3 घंटे भी इस पर बोलते रहेंगे तो हमारी डिबेट ख़त्म नहीं होगी। मैं अब करते हैं बात, मे बी किसी का कोई रेलेवेंट इनपुट आ जाए, मटेरियल जो हमारे लिए बहुत फेवरेबल हो। एट दी एंड देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलें जी, ट्रायल हो गया, जजमेंट पास हो गई, ठीक है। मेरा ख्याल है मैंने बहुत आसान करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की। प्रीएम्बल में हमने देखा था कि फैमिली कोर्ट्स जब इस्टेब्लिश की गई, देयर वाज एन ऑब्जेक्ट कि हम लोगों ने एक्सपीडिशियस डिस्पोजल करना है सूट्स का, सालों साल नहीं लटकाना। सो बहुत खूबसूरती के साथ लेजिस्लेचर ने 6 माह का टाइम पीरियड फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा जो ट्रायल है फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन टिल द पासिंग ऑफ जजमेंट, द होल प्रोसीजर शुड बी फाइनलाइज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months। अब यहाँ तो 6 माह वाला प्रोसीजर नहीं स्टार्ट होता है, आगे लॉ कहता है अगर आपका राइट वायलेट हो रहा है, लॉ में आपको राइट दे दिया कि आप 6 माह के अंदर कोर्ट को बोले ख़त्म करें, ठीक है। आप हाई कोर्ट आए, आप हाई कोर्ट को रिपोर्ट कीजिए और वो डायरेक्शन ले लीजिए, हाई कोर्ट शेल सी, और वो फैमिली कोर्ट से रिपोर्ट मांगती है फिर कि हाँ जी बताएं इसमें किसके फॉल्ट पे अभी तक 6 माह का पीरियड नहीं हो सका ना, तो आपके पास राइट लॉ में दिया गया है, ठीक है। चलें जी, जजमेंट पास हो गई, 6 माह के अंदर नहीं हुई तो आपने डायरेक्शन ले ली, केस कंक्लूड करवा दिया। अब किसी एक पार्टी को तो वो केस का फैसला पसंद नहीं ना आएगा, एक को आएगा बहुत अच्छा, एक को नहीं आएगा। समटाइम्स दोनों की ही बैन सिचुएशन बन गई ना, विन विन वाली, दोनों के दोनों अनॉयड हैं। अपील का राइट भी लॉ ने हमें दे दिया, ठीक है। अपील एक स्टैट्यूटरी राइट होता है, अगर मिलेगा लॉ में तो ही आपके पास अवेलेबल होगा। अब अपील का राइट दे दिया आपको, और उन्होंने कहा कुछ केसेस में कोई अपील फाइल नहीं हो सकती। अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज थी, सेक्शन 2 क्लॉज 8A, क्रूलिटी के ग्राउंड पे, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर तो क्रूलिटी के ग्राउंड पे डिक्री हुई है तो आप इसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर डावर अमाउंट का क्लेम था और डिक्री हो गया एंड द अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹100,000, यानी अगर 1 लाख से कम की अमाउंट है तो उस पर भी अपील नहीं है। अभी जरा सी बातों पे क्यों आपने अपने कोर्ट को परेशान करना है, ठीक है। मेंटेनेंस का केस था, अगर मेंटेनेंस 5,000 रुपये या इससे कम फिक्स हुई है, ठीक है, हस्बैंड अपील नहीं कर सकता कि ये ज़्यादा हो गई है, वाइफ या बच्चे कर सकते हैं, केस लॉज के थ्रू इस्टेब्लिश्ड है, बिकॉज बहुत कम अमाउंट है, 5,000 में कुछ भी नहीं आता, ठीक है। सो जजमेंट्स के थ्रू ये बात इस्टेब्लिश्ड है कि अगर 5,000 या इससे कम की मेंटेनेंस फिक्स्ड हुई तो हस्बैंड कैन नॉट फाइल एन अपील। ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, उन्होंने लिखा नो अपील शैल लाई मेंटेनेंस के मैटर्स में इफ 5,000 और लेस इज फिक्स्ड, लेकिन केस लॉज कहते हैं कि वाइफ एंड चिल्ड्रन कैन ऑलवेज कम टू द अपीलेट कोर्ट फॉर एनहांसमेंट, कि ये 5,000 इज नॉट अ राइटली फिक्स्ड अमाउंट। उसके अलावा फैमिली कोर्ट तक कोई भी इंटरिम ऑर्डर होगा, इंटरिम ऑर्डर, उसके खिलाफ अपील लाए नहीं करती है, हमेशा अपील शैल लाई अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट एंड डिक्री, ठीक। यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, हम लोगों ने शुरू किया कि जी रिटर्न स्टेटमेंट का राइट स्ट्राइक ऑफ हो गया, स्ट्रक ऑफ हो गया, तो हम लोगों ने कहा अपील तो लाई नहीं करेगी, हम लोगों ने रिटें शुरू कर दी। अब हाई कोर्ट इज़ वेरी क्लियर, उन्होंने कहा कि अगर रिट हम अलाउ कर देंगे, मेंटेनेबल कर देंगे, तो फिर तो इंटेंशन और पर्पस जो था लॉ का वो डिफीट हो गया ना, अपील में नहीं आए रिट में आ गए, प्रोसीडिंग्स तो चल रही हैं, ठीक है। टू मेक इट ईजियर उन्होंने कहा नो रिट्स, तो वो इन लिमिटेड डिसमिस हो जाती हैं। अब शुरू में हम लोगों ने बड़ा शुरू किया तो सबके सब नहीं। चलें जी, अगेन
जिस तरीके से ट्रायल का टाइम पीरियड 6 माह, उस तरीके से अपील का टाइम पीरियड उन्होंने कर्टेल कर दिया कि सिर्फ 4 मंथ्स में यू हैव टू गेट दैट अपील डिसाइडेड। ठीक है, 6 माह 4 माह यानी कि मैक्सिमम 1 साल में आपने इसको कंक्लूड करना है फैमिली मैटर को। सीपीसी हमने शुरू में बात की थी अप्लाई नहीं करती और कानूनी शहादत अप्लाई नहीं करती है। कानूनी शहादत तो कहता है कि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट एग्जिबिट कराना है तो वो उसका ऑथर ही आके कराएगा। अब सामान जहेज है, रसीदें लगाई हैं आपने, वो बर्तनों वाले को कहाँ से ढूंढ के लाओगे आप? सोने की ज्वेलरी की रसीद थी, कहाँ से ढूंढ के लाओगे सुनार को? आप किसी एक होलसेल वाली मार्केट में गए हो, शालमी चले गए सामान जहेज की शॉपिंग के लिए, अब वो दुकान वाले नहीं आएंगे आपके बुलाने पे कि जी हमारी रसीद है, हाँ जी हम इसके एग्जिबिट कराने के लिए कोर्ट में आ रहे हैं। नो, दे वॉन्ट कम। तो फैमिली एंड द फीमेल शेल सफर फ्रॉम दिस इंट्रिकेसी अगर इसको रिमूव ना किया जाता तो। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कानूनी शहादत की बारीकियों से बचाने के लिए उसकी एप्लीकेशन बार कर दी। सीपीसी की बारीकियों से बचाने के लिए, डिलेज को अवॉइड करने के लिए सीपीसी की एप्लीकेशन बार कर दी। सॉरी, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कैसा है, अगर एक लेट सपोज एक खातून है, वो कहती है मेरा बाप जो है वो सब्जी फरोश है और मुझे जहेज में उसने मर्सिडीज बेंज दी थी, तो मुझे लगता है कोर्ट शुड नॉट बिलीव दैट। ठीक है, तो एक रीजनेबल जो चीज़ें लिखी होती, कोर्ट्स बहुत इसको ना विजिलेंटली देखती हैं। लिस्ट ऑफ डायरी आर्टिकल्स उन्होंने लिखा होता है कि ये आर्टिकल ये आर्टिकल ये आर्टिकल डिस्कार्ड, नॉट अलाउड, ये वाला आर्टिकल ठीक है। तो कोर्ट्स बहुत ध्यान से हर आर्टिकल को पढ़ती हैं। कोर्ट और पार्टीज की एबल असिस्टेंस जो आप लोगों ने कल को प्रोवाइड करनी है। चले, सॉरी, एबल असिस्टेंस छुपाई जा सकती है, माली हालियत छुपाई जा सकती है, तो फिर सच झूठ तो एविडेंस से प्रूफ होना है ना। चले हम फर्ज कर लेते हैं एक बहुत ही बिलो एवरेज खातून है, वो कहती हैं कि जी मुझे बेकिंग अवन लेट सपोज मिला या मुझे बहुत हाई फाई मशीनरी मिली। ठीक है, तो अब अगर वो क्लेम कर रही हैं ये कि मेरे फादर ने बहुत मुश्किल से चीज़ें इकट्ठी की, पैसे इकट्ठे जोड़े किए और वो मेरे सामान चीज़ वापस नहीं कर रहे, अब ये उनका क्लेम होगा, ज़रूर होगा, वो लिखेंगी, वरना वो लगाएंगी कि जी मेरा स्टेटस फैमिली का ये है। और अगर नहीं कहेंगे तो फिर डिफेंडेंट वुड कम एंड इट वुड नॉक, नहीं जज साहब शी इज़ रॉन्ग। उसने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में बताना है कि उन्होंने बात कही है कि हमारा स्टेटस तो इतना हाई है, ये नहीं है। फिर कोई ना कोई एविडेंस दोनों पार्टीज लेकर आएंगी एंड कोर्ट शेल असेस द फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ओनली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी छुपाएंगे। एविडेंस बड़ा खूबसूरत टूल होता है, जिरा बहुत खूबसूरत टूल होता है सच को गलवाने का, अगर हम इसको केयरफुली और विजिलेंटली एक्सरसाइज करें तो। बस ये चीज़ है। मैं बच्चों से बात कर रही थी, जिरा पे बात हमारी हुई थी, मैंने कहा जिरा इज़ नॉट द राइट, इट्स नॉट एन आर्ट कि व्हाट टू आस्क, इट्स अ आर्ट व्हाट नॉट टू आस्क। जो चीज़ें आपने उन्होंने नहीं की आपने पूछनी, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी ना भाई। क्रिमिनल में खास तौर पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहरहाल डिबेट अलग जगह चली जाएगी, हम कुछ थोड़े से सूट्स को सेपरेटली डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बहुत कॉमनली फाइल्ड सूट होता है, तो इसमें हमारे ब्रीफ फैक्ट्स क्या होंगे? इसमें डेट ऑफ मैरिज नहीं आपने छोड़नी, डावर नहीं आपने छोड़ना, जो बच्चे पैदा हुए वो नहीं आपने छोड़ने, और किन ग्राउंड पे आप डिसोल्यूशन मांग रहे हैं, सेक्शन 2 डीएमए में या खुला, जो ग्राउंड है स्पेसिफिकली स्टेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने एविडेंस लीड करनी है प्लीज़। ये वाली बात ना मुझे लगता है मुझे बार बार कहना पड़ेगी, या मैं कहती हूँ बार बार बच्चों से, सारे अपने स्टूडेंट्स से, कि प्लीडिंग्स जो आप कह देते हो ना, दे आर बाइंडिंग ऑन यू। ठीक है, तो उसको आप इतना केयरफुली एग्जामिन करें, पार्टीज को सुने, जो जो चीज़ें उनसे मांग सकते हैं आप उनको डिग आउट करके वो निकलवाएं। उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बस उनको पता नहीं होता कि ये रेलिवेंट है और मुझे लगाने चाहिए। ठीक है, सो यू हैव टू सी वेरी केयरफुली कि व्हाट थिंग्स यू हैव टू प्लीड इन योर सूट, और ये आपको पता है बीइंग अ लॉयर, पार्टी को नहीं पता। ऑल राइट, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज क्या होती है भाई? फॉल्स एविडमेंट ऑफ निकाह। तो अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, बना के रखा गया है जिसमें एक बंदा दूसरे को अपना स्पाउस क्लेम कर सकता है जिसकी रोशनी में, उसकी जस्टिफिकेशन तकजीब निकाह, तो ये झूठा, तकजीब का कज़ब से निकला है ना, कज़ब से, तो इट्स अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने के लिए
तकजीब निकाह फ़ाइल की जाती है। मैं केस लॉ पढ़ी थी, कल रात की बात है, तो उसमें कुछ इस तरह था कि हस्बैंड ने फ़ाइल किया था डिक्टेशन ऑफ मैरिज कि मेरी पहले शादी हुई थी, फिर डिसोल्यूशन हो गई, फिर अभी भी वो अपने आप को जो है ना वो वाइफ क्लेम करे, उसको रोका जाए। तो कोर्ट ने उसका दावा इस बात पे खारिज किया कि भी पहले शादी हुई थी, शादी तो हुई थी, डिसोल्यूशन हो गई, अब अगर वो क्लेम कर रही है तो वो आपने उसको इंजंक्शन लेनी है, उसकी उस लीगल कैरेक्टर सेक्शन 42 डिक्लेरेशन में जाना है आपने। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डिक्टेशन ऑफ मैरिज एनी मोर, ठीक है। तो अगर तो आपने मैरिज किसी भी स्टेज पे एडमिट कर ली तो डिक्टेशन ऑफ मैरिज नहीं आपका बनेगा फिर, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं मेंटेनेंस। मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। अब मेंटेनेंस होता क्या है? मेंटेनेंस में कोई इसकी एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव डेफिनेशन हमारे पास मौजूद नहीं है आज तक। हर केस लॉ में कोई ना कोई नई बात निकल आती है, लेकिन बेसिक्स तो वही है। बच्चा या वाइफ है तो उसे खाना भी चाहिए होगा, कपड़ा भी चाहिए होगा, रिहाइश भी चाहिए होगी, बच्चों को एजुकेशन चाहिए होगी, एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए होगा, राइट। तो ये तमाम चीज़ों को क्लब करके आपने देखना है कि आपके एग्जैक्ट एक्सपेंसेस कितने बनते हैं। जैसे कि अगर आपने कहना है ना, मैंने देखे हैं बहुत से दावे पुअरली ड्राफ्टेड जब व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ जज, कि बस लिखा होता है कि जी हमारा महीने का खर्चा जो है ना वो 2 लाख है और ये जो है 1 लाख या 5 लाख कमाता है तो इस दावा डिग्री कर दिया जाए। भाई वो 2 लाख आपने जस्टिफाई करने हैं, बाइफरकेट देम। बच्चे की स्कूल की फीस इतनी है, बच्चे की एकेडमी की फीस इतनी है, बच्चे का महीने का खाने पे इतना खर्चा आता है, आप उसे बाइफरकेट करो, उसके अकॉर्डिंगली एविडेंस लीड करो। क्यों नहीं आपके मेंटेनेंस ज़्यादा फिक्स होगी? फिर कहते हैं बाद में कि जी मेंटेनेंस तो 5,000 10,000 से ऊपर लगती ही नहीं है। इसलिए नहीं लगती क्योंकि आपने प्रॉपरली मांगी नहीं होती है। ये दुख है मेरा बहुत बड़ा, मैं चूंकि इसको फेस कर चुकी हूँ। अच्छे भले केसेस ना हमारे वकीलों की किसी ना किसी कोताही की वजह से वो नहीं प्रॉपरली पार्टी को रिलीफ मिल पाता। सो वेन एवर यू पीपल आर गोइंग टू फाइल अ सूट फॉर मेंटेनेंस, प्लीज बाइफरकेट द एक्सपेंसेस। क्या क्या एक्सपेंस पे आप कौन कौन से पैसे मांग रहे हो। अगर आप 20,000 मांग रहे हो बच्चे की स्कूल की फीस का तो लिखो, साथ में स्कूल की फीस की स्लिप लगाओ। एकेडमी जाता है, एकेडमी की फीस की स्लिप लगाओ, होती है। अगर मेडिकल कुछ मांगना है, खुदा ना ख्वास्ता बच्चा किसी परमानेंट बीमारी का शिकार है तो मेडिकल की रिसीट्स लगाएं, उसको क्लेम करें अपने दावे के अंदर, ठीक है। अच्छा, द कोर्ट हैज टू सी 3 थिंग्स कि जो ये कह रहे हैं कि जी 2 लाख, तो क्या एक्चुअल में इनका 2 लाख स्पेंड होता भी है कि नहीं होता, ठीक है। कोर्ट ने देखना है इस बात को। एज अ कोर्ट आई एम टेलिंग यू, कोर्ट हैज टू सी कि इन्होंने मांग लिया, अब क्या इनका एक्चुअल खर्चा है और वो कहाँ से आएगा? वो एविडेंस से निकल आएगा। जिरा करते हुए कोई ना कोई सवाल पूछा गया होगा, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा जिससे आपका कोई ना कोई एक्सपेंस कम हो रहा होगा, ठीक है। प्लस फादर के रिसोर्सेज क्या हैं? ठीक है, हर बच्चे का राइट है कि वो बेहतरीन एजुकेशन हासिल करे, लेकिन क्या अगर एक फादर की टोटल इनकम ही 25,000 रुपये है तो वो 50,000 वाला स्कूल अफोर्ड, वो कहें जी मैंने एचसन में पढ़ाना है। बीवी बच्चे माँ बाप से लड़े, अपने हस्बैंड से लड़े कि जी मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा एचसन में पढ़े जिसकी महाना फीस 50,000 से कम नहीं है। हस्बैंड कहता है मैं पढ़ाने को तैयार हूँ, मेरी इनकम ही इतनी नहीं है। तो हस्बैंड के रिसोर्सेज कोर्ट ने देखने हैं और फिर एक सिचुएशन निकालनी है जो कि बेहतर हो बच्चे के लिए। अब नॉट एचसन, चले नीचे आ जाए, थोड़ा लेवल लो कर ले, अच्छा स्कूल कोई और रीजनेबल देख लें, ठीक है। तो कोर्ट ने बीवी की हर बात आंखें बंद करके नहीं मानी। कोर्ट हैज टू सी द फादर्स रिसोर्सेज ऑल्सो, एंड रिसोर्सेज इंक्लूड उसकी मंथली सैलरी, उसकी ज़मीन के किराए, उसके घरों के दुकानों के किराए, उसके फादर से जो कोई इनकम आती है वो, क्योंकि होता है हमारी फैमिली में फैमिलीज फादर्स वगैरह कुछ दे रहे होते हैं मंथली बेसिस पे, ठीक है। तो ऑल थिंग्स हैव टू बी कंसिडर्ड, लेकिन उसमें वकील को प्रॉपरली कोर्ट को असिस्ट करना होगा। ऑलराइट, स्टेटस ऑफ पार्टीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी, एचसन वाली एग्जांपल मेरा ख्याल है इट्स सफिशिएंट कि स्टेटस ऑफ पार्टीज के हिसाब से अखराजात मांगे जाते हैं और वो दिए जाते हैं। जी फादर की कोर्ट के पास पावर है कि वो कमीशन भी इशू कर सकती है। कोई भी इंस्पेक्शन की पावर है उनके पास है कि वो किसी बंदे को भेज के उसकी प्रॉपर्टी, अगर वो कहता है कि मेरा तो है किराया आता है लेकिन दैट इज नॉट दैट वर्थ कि उसमें से मुझे लाखों किराया है, तो कोर्ट के पास ये पावर है, फैमिली कोर्ट के पास कि वो कमीशन इशू कर दे। गो एंड इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी, गो एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, सी व्हाट इनकम इज जनरेटिंग। कोर्ट के पास पावर है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है किसी भी डिपार्टमेंट से कि इसकी एक्चुअल रेवेन्यू उसका जो असेस करना है ना, तो कोई भी डॉक्यूमेंट कोर्ट मंगवा सकती है। फैमिली कोर्ट्स के पास बहुत पावर्स होती हैं, और अगर कोई खातून समटाइम्स आ जाए ना वंस इन कोर्ट, तो हस्बैंड की सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ एक ATM कार्ड वाली रह जाती है अगर उससे अच्छा वकील मिल गया तो खातून को, ठीक है। सो गाइड द पीपल
कि अगर शादी कर लिया तो निभाओ भी जितना हो सकता है, थोड़े नाज नखरे उठा लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, मेंटेनेंस वाली बात हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंटेनेंस की एक और बड़ी मज़ेदार सिचुएशन है। जब डिफेंडेंट आ जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट ने, चूंकि बच्चों के खर्चे तो कॉन्टीन्यूस है ना भाई, अब जजमेंट तक कौन वेट करेगा कि फैसला होगा तो मेंटेनेंस अमाउंट अलाउंस जो आपको मिलेगा? ऐसा नहीं है। लॉ ने बना दिया पावर 17A की कि द मोमेंट डिफेंडेंट कम्स टू द कोर्ट, कोर्ट हैज़ टू हियर हिम एंड हैज़ टू फिक्स एन इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि उसको टिल फाइनल जजमेंट पे करनी है हर मंथ, क्योंकि बच्चों के खर्चे कॉन्टीन्यूस हैं एंड कोर्ट जो है वो कस्टोडियन होती हैं बच्चों के राइट्स की। ठीक है, सो इंटरिम मेंटेनेंस की बहुत खूबसूरत प्रोविजन मौजूद है हमारे पास। तो जब कोर्ट फिक्स करेगी इंटरिम मेंटेनेंस, तो आपने बीइंग अ लॉयर ऑफ प्लेंटिफ साइड बहुत एबली असिस्ट करना है कोर्ट को कि जितना मैक्सिमम आप लगवा सकें लगवा लें, बिकॉज अगर आप नहीं असिस्ट करेंगे तो फिर इंटरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील नहीं है। हाई कोर्ट में आएंगे तो उन्होंने कहना है जजमेंट पास होनी है फाइनल, अभी मेंटेनेंस फिक्स होनी ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, गो सीक योर रेमेडी फ्रॉम देयर। सो उस टाइम पे जज साहब को आपने कन्विंस करना है किसी ना किसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि इसका इंटरिम मेंटेनेंस का इतना राइट बनता है। रूल्स में नहीं है, वो फाइल देखते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इतना ही फिक्स करना है। वो उनको जो लगता है ना कि ये मुनासिब है, इसके खिलाफ 5,000 वो क्यों फिक्स करते हैं? अपील नहीं ना होती इसलिए मोस्टली। अच्छा जी, तो इंटरिम मेंटेनेंस होगी ड्यूरिंग कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सूट। उसके बाद जब एविडेंस होगी, जजमेंट आएगी, तो एक फाइनल मेंटेनेंस फिक्स हो जाएगी। और मज़ेदार बात, महंगाई तो हर साल हर महीने बढ़ रही होती है, तो क्या अगर आज की तारीख में 10,000 किसी बच्चे का मेंटेनेंस फिक्स हो गया तो वही 10,000 10 साल के बाद भी लगेगा? नो, एनुअल इंक्रीमेंट की प्रोविजन मौजूद है लॉ में। एंड इफ फॉर सम रीजन कोर्ट फॉरगेट्स कि वो एनुअल इंक्रीमेंट फिक्स करे तो 10% प्रिज्यूम्ड है। ठीक है, बहुत खूबसूरत राहिल कामरान जस्टिस साहब है हमारे, उनकी जजमेंट इस बात के ऊपर, व्हेन लॉ इज साइलेंट, व्हेन जजमेंट इज साइलेंट कि कोई इंक्रीमेंट नहीं है तो फिर 10% प्रिज्यूम्ड होगा। जी, सैलरी भी बढ़ रही होती है, इंक्रीमेंट्स आ रही होती हैं, उन्होंने अपने एक्सपेंडिचर्स मीट विद करना होता है, तो बच्चों के खर्चात वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक और ही मुझे आवाज़ समझ नहीं आ रही। होगा, अगर तो कोई बीबी दोबारा आ जाए कोर्ट में एप्लीकेशन फॉर एनहांसमेंट ऑफ मेंटेनेंस लेके, इवन एक फ्रेश सूट भी फाइल हो सकता है, कोई रेस जुडिकाटा नहीं आता इसके ऊपर, तो फिर दोबारा से सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा कि पहले 5,000 था, अब ये हालात हैं। अल्लाह ना करे बच्चे को कोई सवेयर बीमारी बाद में डायग्नोज हो गई, उसका हज़ारों का खर्चा बढ़ गया, फिर तो उनका राइट बनता है ना, किसने अफोर्ड करना है? बच्चे को मेंटेन करने का राइट अल्टीमेटली वो तो हस्बैंड के फादर का ही होता है, तो कोर्ट ने आके सिक्योर कराना है। एनहांसमेंट में बात कर ली हम लोगों ने। उसके बाद जनाब डायरी आर्टिकल्स वो होते हैं जो पेरेंट्स देते हैं, जो हस्बैंड साइड से मिलते हैं, वो गिफ्ट्स होते हैं। ठीक है, और गिफ्ट्स जो हैं वो उनका रेवोकेशन नहीं होती। अगर तो डायरी आर्टिकल्स में आपने लड़के को सोने की अंगूठी चढ़ा दी है ना, घड़ी चढ़ा दी है, तो डायरी आर्टिकल्स की वापसी के टाइम पे आप वो गिफ्ट वापस, वो गिफ्ट में आएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर कुछ मांगना हो तो घुमा फिरा के मांग लेना, आपको ये मत लिखना अपने सामान जेज की लिस्ट में कि ये सोने की मर्दाना घड़ी थी। समझ आ गई ना बात? तो गिफ्ट जो है वो रिकवरी डायरी आर्टिकल्स नहीं होंगे। अगर सास वगैरह को कपड़े दिए हैं वो भी वापस नहीं मिलेंगे। डायरी आर्टिकल्स की लिस्ट आप लोगों ने रीजनेबली बनानी है। और पर्सनल प्रॉपर्टी वो होती है, इसमें मैं कल भी मज़ेदार से केस लॉ पढ़ी थी, चले वो तो खैर अलग बात है। जो भी प्रॉपर्टी खातून शादी के बाद उसको गिफ्ट में मिलती है, जो उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, जो वो शादी के वक्त साथ नहीं लाई थी, लेकिन एज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन, शी इज हैविंग अ राइट टू ओन प्रॉपर्टी, तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, द वाइफ इज हैविंग अ राइट टू गेट देम बैक। सिमिलरली कस्टडी पिटिशंस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लेंथी टॉपिक। अच्छा जी, करते हैं बाजी बेटा। इन सिचुएशन को कैटर करने के लिए अगर तो आपको लगता है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसके एंड दे आर लिविंग एन ईजी लाइफ, ईजी पोजीशन में है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं,
देखिए, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो फादर की होती है। अगर फादर को कोई इस तरह की परेशानी हो जाती है तो ग्रैंड फादर कम्स इन टू फील्ड। तो उसको अगर आपने पार्टी बनाया होता है, ठीक है, तो फिर और मज़ेदार बात है कि अगर तो फादर की कोई प्रॉपर्टी है फादर के नाम पे, तो उस प्रॉपर्टी में से मेंटेनेंस के प्रोसीड्स निकाले जाते हैं पहले तो, अगर आपने ग्रैंड फादर को उस टाइम पे पार्टी नहीं बनाया था तो। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन, वी कैन सी व्हाट फैक्ट्स इसमें हम डाल सकते हैं। जी, कोई सियाना वकीलों से मशवरा दे देता है कि ये गुस्से वाले काम सही नहीं। अच्छा, इस तरह की ना बड़ी सेटलमेंट होती है, लिखवा लेते हैं कि मैं ये नहीं मांगूंगी, मैं वो नहीं मांगूंगी, लेकिन देखिए वेलफेयर ऑफ माइनर इज समथिंग विच ऑलवेज कोर्ट हैज टू सी। कल को इस एग्रीमेंट्स के बावजूद भी लिटिगेशन हो सकती है और कोर्ट की नज़र में कोई एग्रीमेंट नहीं है। भी बच्चों के राइट्स हैं, हस्बैंड फादर ने मेंटेनेंस देना है, वो ज़्यादा मेंटेनेंस दे सकता है। बीवी कह के जी अपनी अनाम में आके कि मैंने तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लेना, तो बच्चों का राइट खराब हो रहा है अल्टीमेटली। तो बच्चों के राइट्स डिफरेंट हैं वाइफ के राइट से, वाइफ की ईगो से। सो कोर्ट्स नहीं कंसिडर करती इस तरह के एग्रीमेंट को। इफ द किड्स ऑप्ट टू कम इनटू द कोर्ट, अगर बच्चे आना चाह रहे हैं कोर्ट में, तो ये एग्रीमेंट्स आर यूजलेस, दे आर वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ माइनर्स ना। चलें जी, जी। दोबारा बताएंगे, मुझे आवाज़ नहीं आई है। हाँ, पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो चीज़ें आपको अपने मैके की साइड से मिल गई ना शादी के टाइम पे, वो सिर्फ डायरी आर्टिकल्स है। उसके अलावा अगर आपको हस्बैंड ने चीज़ें गिफ्ट की हैं, बरी में सोना वो ना मिलता है, वो आपका गिफ्ट है, पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है, वो सब चीज़ें मांग सकते हैं आप। चलें जी, अब कस्टडी अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, नहीं होगा। फैमिली जो कोर्ट्स होती हैं ना, वो बहुत मुश्किल सी कोर्ट्स नहीं होती हैं। आप समझिए फैमिली कोर्ट की एक सुपरवाइजरी सी पेरेंटल जुरिस्डिक्शन होती है। वो पार्टीज़ को एक कंफर्टेबल माहौल देती हैं, पार्टीज़ को सुनती हैं, इसलिए बार बार वो उनको कॉम्प्रोमाइज़ कराने की कोशिश कर रही होती हैं। कानूनी शहादत में बहुत पेचीदगी हैं, बहुत माइन्यूट सी उसके अंदर चीज़ें हैं जो कि अगर उनमें पड़ती हैं तो कोई भी केस कभी प्रूव ना हो पाए फैमिली का, ठीक है। तो फैमिलीज़ की आसानी के लिए 1964 में उन्होंने बहुत सोच समझ के कमीशंस ने ये लॉ ड्राफ्ट किया था, ठीक है। कस्टडी और थोड़ा सा वाइंड अप कर लूँ, मैं सवाल बाद में लेती हूँ, ठीक है। मेरा आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये पूछ लें, आप पूछ लें। गिफ्ट है, जो सलामी मिल गई वो गिफ्ट है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गई, 17(1) जब हम बात कर रहे थे इंटरम मेंटेनेंस, जब वो फिक्स होती है जो हस्बैंड को जजमेंट तक देनी होती है हर महीने, अगर कभी वो डिफ़ॉल्ट करता है ना तो कोर्ट एक वार्निंग दे देती है। दूसरे डिफ़ॉल्ट के ऊपर लॉ प्रोवाइड करता है कि उसका राइट ऑफ डिफेंस, चाहे जवाब दावा आ गया है, राइट ऑफ डिफेंस स्टक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सीरियस लेके कोर्ट्स ने इंटरम मेंटेनेंस को इंश्योर कराना होता है कि उसकी पेमेंट होती रहे। रीज़न बिहाइंड, बच्चे सफ़र नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, 17(a) में जो इंटरम मेंटेनेंस फिक्स होती है, जब हस्बैंड आया इंटरम मेंटेनेंस फिक्स हो गई और वो द हस्बैंड इज़ बाउंड टू पे एवरी मंथ 14 डेट तक उनकी टाइम पीरियड होता है। अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो प्रैक्टिस में कोर्ट्स एक मौका दे देती हैं कि जी जो रिमेनिंग अमाउंट है डिफ़ॉल्टेड अमाउंट वो आप नेक्स्ट मंथ पे कर दें, नेक्स्ट डेट पे। अगर दोबारा डिफ़ॉल्ट कमिट होता है तो फिर कोर्ट्स के पास ये राइट पावर है कि वो एक्सरसाइज करती भी हैं कि डिफेंस का राइट स्ट्रक ऑफ करें और प्लेंटिफ की एविडेंस के ऊपर जजमेंट पास करते हैं। जी, ऐसा ही है, लॉ कहता है ये, हमने एग्जर्ट करते रहना है, ठीक है ना। अच्छा जी, थोड़ा सा ना करना पड़ता है, कोर्ट के पीछे लगना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में बैठे रहना पड़ता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है। कोर्ट को पता हो कि केस इज बीइंग रेगुलरली एंड विजिलेंटली वॉच्ड। लाहौर में तो ऐसा ही,
क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और भी होते हैं लॉ के अलावा, थ्योरी के अलावा, प्रैक्टिस के अलावा, जो भी हम ना ही डिस्कस करें तो बेहतर है। अच्छा जी, अब हम लोग आएंगे गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के ऊपर। ये सारे वो लॉ थे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज से निकल रहे थे, सारी राइट्स हो सकते हैं, यही पूछा है ना इन्होंने। बच्चों बच्चे तो है भाई, वो तो बाप ही है ना, वो तो उसने मिलना ही मिलना है। दोबारा पूछिए बेटा, मुझे आवाज थी। अच्छा, अब इसमें आपकी ना सेटलमेंट की बात आती है। अगर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप एमिकेबली मिल सकते हो घर पे या घर के बाहर कहीं भी, तो मिल लो। अदरवाइज यू थिंक कि अगर आप मिलने जाओगे बच्चों को तो कोई ना कोई कार्रवाई शुरू हो जाएगी पीछे से, तो फिर बेटर है कि आप कोर्ट में आए, आप कस्टडी क्लेम कीजिए, आप विजिटेशन शेड्यूल बना लीजिए, ताकि आप मुलाकात के शेड्यूल के हिसाब से बच्चे से मिलें। इट इज़ वेरी सेफ। इसमें कोई अपनी बुरी नीयत से आपके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं कर सकता। जब कोर्ट की रेमेडी मौजूद है एंड यू थिंक कि आप लोग को सेटलमेंट पे नहीं पहुंच सकते बच्चों की मुलाकात को लेके, तो कोर्ट्स आर ऑलवेज देयर एंड सेफ मोड। ठीक है, गार्डियनशिप इज वन थिंग, कस्टडी एंड विजिटेशन इज अनदर। मैं आपको ये भी बता रही थी कि हमारे पास गार्डियन एंड वार्ड्स में दो चीज़ें हैं, अपॉइंटमेंट और डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन। नो डाउट फादर इज अ नेचुरल गार्डियन, ही नीड्स नॉट टू बी अपॉइंटेड एज सच। कस्टडी सेक्शन 25 परमानेंट कस्टडी कि ठीक है शादी खत्म हो गई या अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन बच्चों की कस्टडी का राइट मेरा है या तुम्हारा है या किसी और का है, ये कोर्ट ने देखना है, तो कस्टडी क्लेम करनी पड़ती है। ठीक है, गार्डियनशिप होती है फॉर द पर्पसेस ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, और कस्टडी इज द एक्चुअल कॉर्पस बच्चे का आपके पास आ जाना है फॉर ऑल टाइम्स टू कम। सेक्शन 25 अगर आपको ग्रांट हो रही है तो ठीक है। सेक्शन 25 के साथ आप फाइल करते सेक्शन 12 की एप्लीकेशन, जो टेम्पररी विजिटेशन राइट्स होते हैं। कोर्ट्स हैव टू सी ओनली वन थिंग गार्डियन मैटर्स में, कस्टडी मैटर्स में, वेलफेयर ऑफ माइनर। अब वेलफेयर ऑफ माइनर इज अगेन not defined anywhere, लेकिन it's a subjective term, it's not an objective one. Court has to see according to the circumstances and facts of case which vary always, कि एजुकेशन किसके पास बेहतर है, हेल्थ किसके पास बेहतर है, सेफ एनवायरनमेंट किसके पास बेहतर है, बेटर एक जो है लव अफेक्शन का मामला बच्चे का माँ के साथ है कि बाप के साथ है। ठीक है, फिर एक प्रेफरेंस इंटेलिजेंस होती है स्टेटमेंट बच्चे की कि वो किसे प्रेफर करना चाहता है उसकी एज के मुताबिक, कैन ही राइटली चूज वन ऑफ द टू। तो कोर्ट हैज टू सी। समटाइम्स अगर बच्चा कहता भी कि मैंने इसके साथ रहना है, कोर्ट कैन से नो, बिकॉज कोर्ट इज इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी फॉर हिज वेलफेयर। बच्चा कैन चूज रॉन्ग ना, बच्चा है, अगर उसकी एज उसकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की नहीं है कि उसको ट्यूटर कर दिया कि तुमने कोर्ट में जाकर ये बोलना है। नो, कोर्ट्स ऑलवेज हैव टू इवेलुएट द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कोर्ट हैज टू डिटर्मिन what actually is going to be in favor of the minor for his welfare। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगली वाली बात ना आप लोगों के लिए बहुत रेलिवेंट और इंटरेस्टिंग है। सेक्शन 9 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट कहता है कि जो पिटिशंस हैं कस्टडी की और डिक्लेरेशन ऑफ गार्डियन वगैरह वाली, वो गार्डियन कोर्ट्स में होंगी। अब गार्डियन कोर्ट्स गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत देखा जाए तो एडिशनल्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, तो फैमिली कोर्ट्स तो हमारी सिविल कोर्ट्स हैं। ये किस खातिर में फिर ये वाले केसेस सुन रही होती हैं? किसी को इस बात का पता है पहले से? चलें हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। सेक्शन 9 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत जो गार्डियन कोर्ट्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से जब फैमिली कोर्ट्स एक्ट बनाया गया तो सेक्शन 25 में उन्होंने कहा कि जो सिविल कोर्ट्स होंगी या जो फैमिली कोर्ट्स डेजिग्नेट हो जाएंगी वो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंसिडर की जाएंगी फॉर द पर्पसेस ऑफ गार्डियन वाले मैटर्स। ठीक है, सो गार्डियन के तमाम मैटर्स फैमिली कोर्ट्स में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जाएंगे। चलें, इसके साथ साथ ये सारे मैटर्स हमारे फैमिली साइड पर हो गए। कुछ क्रिमिनल पावर्स दे दी गई फैमिली कोर्ट्स को, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की शेड्यूल दिया हुआ है हमारे पास। इसके अंदर उन्होंने कुछ सेक्शंस मेंशन कर दिए, मासूम से सेक्शंस हैं, लाइक हर्ट हो गया, सजाए खफीफा जिसमें स्किन भी आपकी एक्सपोज नहीं हुई, बोन एक्सपोज नहीं हुई, मासूम सी पनिशमेंट उसकी है, कोई 1 साल 3 साल वाली। गैर जायफा दामिया हो गई, ठीक है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर लिया 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए बंद कर लिया घर के अंदर मियाँ ने बीवी को, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लॉजिंग इन FIR शी विल कम विद अ कंप्लेन फैमिली कोर्ट्स के पास, कंप्लेन फाइल करेगी और वो समरी ट्रायल का प्रोसीजर ऑप्ट करते हुए उसी कंप्लेन के ऊपर डिसीजन दे देंगे।
फैमिली कोर्ट्स एक्ट के साथ साथ फैमिली कोर्ट्स रूल्स 1965 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ एक बार गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा बिफोर स्टेपिंग इनटू द कोड ऑफ लॉ। जब आप फैमिली कोर्ट का कोई केस पकड़ें तो फैमिली कोर्ट रूल्स आपने ज़रूर एक बार पढ़ने हैं, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक द ऑर्डर पोर्शन ऑफ CPC, ये आपको रूल्स प्रोवाइड कर रहा है डिटेल्स में कि आप लोगों ने जो प्रोविजंस इस्तेमाल करनी है फैमिली कोर्ट्स एक्ट की, उनकी डिटेल्स क्या हैं, वो दे हैव बीन प्रोवाइडेड इन फैमिली कोर्ट रूल्स। वो बताते हैं कि प्लेन के पर्टिकुलर्स कौन कौन से होंगे, टाइटल होगा, पार्टीज होंगी, कॉज ऑफ एक्शन होगा। वो क्या रूल्स बताते हैं कि प्लेन रिटर्न हो सकती है, ठीक है। रिटर्न के लिए वी हैव टू सी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट कहाँ की होगी, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन पार्टली और होलली राइज होता है, या जहाँ पे पार्टीज रिजाइड करती हैं, या जहाँ पे पार्टीज लास्टली रिजाइडेड। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर चल रहा है कस्टडी का बच्चों की, चलिए वो तो खैर मैं डिस्कस नहीं करती, लेकिन यू हैव टू सी हर फैमिली केस में ब्लाइंडली आप लोगों ने एज्यूम नहीं करना कि इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इधर की ही बन रही है। यू हैव टू सी कि स्टेट क्या किया गया है, बिकॉज अगर प्रोवाइड कर दिया कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पर है वहाँ पर, तो आपने अपने फैक्ट्स देखने हैं, ठीक है, कि प्लेंट में या पिटिशन में क्या चीज़ लिखी गई है, कहाँ पे उनकी लास्ट रेजिडेंस थी, या कहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। अच्छा जी, सिमिलरली अगर पार्टीज अपेयर नहीं होती किसी डेट पे, CPC तो एप्लीकेबल है नहीं, स्टिल रूल्स कहते हैं कि सूट कैन बी डिसमिस्ड फॉर नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। सिमिलरली इट कैन बी गेट रिस्टोर्ड अपॉन एन एप्लीकेशन, 30 डेज में आप एप्लीकेशन दे दीजिए, बहाल हो जाएगा दावा आपका, अगर आपकी अदम हाजिरी की वजह से आपका दावा डिसमिस हो गया था, खारिज हो चुका था। सिमिलरली एक्स पार्टी डिक्री, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स 30 डेज के अंदर, अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के 30 डेज का लिमिट लॉ में नहीं लिखा हुआ था, ये रूल्स में लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग से डिसाइड करने की एप्लीकेशन भी आपने 30 डेज में देनी है, वो प्रोवाइडेड है फैमिली कोर्ट्स रूल्स के अंदर। चलिए, मैंने शुरू में कहा था कि फिलहाल हम सिर्फ मुस्लिम लॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर अ पार्टी कम्स टू यू, ही इज़ नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन है, फिर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? फिर तो हम लोगों ने MFLO पे DMMA पे नहीं जाना, ठीक है। देन क्रिश्चियंस के लिए वी आर हैविंग डिवोर्स एक्ट 1869, प्लीज मेंशन इट समवेयर इन योर नोट्स, एंड क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट 1872, ऑलराइट। अगर हिंदू आपकी पार्टी है, कोई बहुत ही रेयर केस होते हैं, तो हिंदू आपके पास आ गया तो उनके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन मौजूद है, हिंदू मैरिड वुमेन्स राइट टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1946। केस लॉज में लिखा हुआ है कि इसके तहत डिसोल्यूशन नहीं होती है, डिसोल्यूशन के लिए उनको फैमिली कोर्ट में ही आना पड़ेगा और अपने कस्टमरी लॉ के तहत डिसोल्यूशन मांगनी पड़ेगी। तो ये वाला लॉ है, ये उनकी सेपरेट रेजिडेंस को सिक्योर करता है कि शादी के अंदर रहते हुए भी वो सेपरेट रह सकती हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ द पार्टी इज पारसी वन, तो फिर उनका भी एक एक्ट मौजूद है, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936। ये लॉ हमारे पास प्रोमलगेटेड है, इनफेक्टिव है, काइंडली गो थ्रू देम वंस, ताकि अगर कोई पार्टी आपके पास एकदम से क्रिश्चियन या हिंदू या पारसी आए तो आपको ये ना कहना पड़े कि एक मिनट मैं ज़रा लॉ पढ़ लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपका रेलिवेंट रेमेडी क्या है। कुछ केस लॉज मैंने साइट कर दी हैं, ये इनको प्लीज़ कहीं से ले लीजिएगा या कहीं पे लिख लीजिए, ये वो हैं जो कि आपने ज़रूर पढ़ने हैं। ये आपके मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर कर देंगे कि बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ डिफेंस को, रिट क्यों मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, अपील कब फाइल नहीं करनी, ये उसको आपको डील करेगा। और लास्टली जो हिंदू मैरिज डिसोल्यूशन के ऊपर मैंने केस लॉ रेफर किया हुआ है कराची का, बिकॉज वहाँ पे डाइवर्सिटी है ना रिलीजन्स की, कराची इज़ अ हब, वहाँ बहुत डिफरेंट रिलीजन्स मिल जाते हैं। तो वहाँ का एक केस लॉ है कराची हाई कोर्ट की, इन्होंने इसमें होल्ड किया था कि हिंदू मैरिज की डिसोल्यूशन फैमिली कोर्ट से ही होगी, ठीक, फैमिली कोर्ट की प्रोविजन, बिकॉज इंटरेस्टिंगली फैमिली कोर्ट्स एक्ट में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ मुस्लिम स्पेसिफाइड लॉ है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इनके ऊपर कोई सवाल हमारा जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, हाँ।
He doesn't want to meet the child anymore. अच्छा, कोर्ट पे एप्लीकेशन दे दें कि इसको रिलैक्स कर दें कि दूसरी पार्टी तो हंस के इसको एक्सेप्ट कर लेगी. अच्छा, रिव्यू जो है ना इसमें हो सकता है, फैमिली कोर्ट्स में कोई बार नहीं है. अगर सर्कमस्टांसिस के हिसाब से यू वांट अ कोर्ट टू रिविजिट सर्टेन ऑर्डर, तो आप उन्हें विदाउट मेंशनिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ लॉ आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाल के कि ये सर्कमस्टांसिस पहले थे, उनमें ये हुआ, नाउ दीज आर द सर्कमस्टांसिस, काइंडली अमेंड द ऑर्डर या पास अ न्यू ऑर्डर अकॉर्डिंगली. और जो आपकी सिचुएशन है इसमें तो दूसरी पार्टी हंस के इसको कहेगी हाँ प्लीज़ इसको अलाउ कर दो, उनकी भी जान छूटती है ना कम विजिटेशन होगी तो. आप पर्टिकुलरली केस डिस्कस करना चाह रही हैं, हम इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद द फाइल इन योर हैंड. कम टू मी, हम फिर इसको डिस्कस कर लेंगे पूरी फैक्ट्स को. जी, हाँ, एक मिनट, 17 साल से उसने मेंटेनेंस नहीं दी, शादी है कायम है वैसे. हाँ, अच्छा, नॉन मेंटेनेंस के ऊपर शी कैन कम टू द कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज. अगर तो वो बिल्कुल गायब है, 7 साल या 4 साल कुछ लिमिट दी हुई है, ग्राउंड अवेलेबल है, अगर उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता तो 17 साल वेट करने की जरूरत नहीं है. एंड शी वांट्स टू हैव हर मैरिज डिसॉल्व्ड थ्रू कोर्ट, तो कोर्ट में आए, ग्राउंड अजर्ट करे, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ले ले, ठीक है, सिंपल. और अगर उसको पता है कि ही इज समवेयर एंड ही इज नॉट कमिंग टू होम, तो शी कैन फाइल अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एज वेल, अगर वो वांट्स कि वो शादी कंटिन्यूड रहे तो. एनी अदर क्वेश्चन रिलेटिंग टू आवर टॉपिक? थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा. वेलफेयर ऑफ माइनर हैज टू बी सीन. शादी इट्स इप्सो फैक्टो कोई एम्बार्गो नहीं है कि इसने शादी कर लिया उसने शादी कर ली. कोर्ट हैज टू सी, हो सकता है दूसरी पार्टी के हालात ज़्यादा बुरे हों, यहाँ की शादी के बाद भी हालात बेहतर हों, ठीक है, तो कोर्ट ऑलवेज हैज टू सी कि वेलफेयर ऑफ माइनर किस में है. एज ऑफ द चाइल्ड, रिलीजन, जेंडर, नथिंग मैटर्स, सबका कंबाइंड इफेक्ट देखना है कोर्ट ने तमाम वाकियात की रोशनी में कि वेलफेयर ऑफ माइनर किस में है, ठीक है जी. जी जी, इसमें मैं कोई रूलिंग नहीं दे सकती फिलहाल, बिकॉज कोर्ट हैज़ टू सी ना बच्चे कि वो प्लीडिंग्स क्या हैं, क्या एवर्मेंट्स हैं, क्या सबके कंपेयर करेंगे तो क्या हालात निकलते हैं. वेलफेयर ऑफ माइनर हर केस में डिफरेंट होता है. कम विद द फाइल विद टू मी, आई कैन सजेस्ट कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है. चलिए, मेरा ख्याल है इट्स अप फॉर टुडे, लेट्स कॉल इट. सेकेंड वाला जो हस्बैंड है ना, ही इज़ नॉट बाउंड टू पे मेंटेनेंस फॉर द पहले वाले बच्चे ना. ये बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है कि जो नया हस्बैंड है, अगर तो उसने खुद से एज्यूम कर लिया कि मैं तुम्हारे बच्चों की कफालत करूंगा, समटाइम इस तरह के मैटर्स पर निकाहनामा पे लिखवा लेते होते हैं या सिंपल एग्रीमेंट हो जाता है. अगर तो उसने एज्यूम किया कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रहा हूँ, देन ही विल पे. अदरवाइज लीगली एंड शरई तौर पे ही इज़ नॉट बाउंड, ठीक है, पहले वाले बच्चों को मेंटेन. नहीं, ज़रूरी कुछ भी नहीं है. इट्स एज पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टीज के वो कैसे चलाना चाहते हैं, पुराने वाले बच्चों को, नए वाले बच्चों को, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग टोटली है, ठीक है. चलें, थैंक जी जी.
सिर्फ रसीद पेश करने का मतलब ये नहीं कि ये सामान जहेज दिया गया था। कोर्ट हैज़ टू सी द एंटायर सिनेरियो। मैंने पहले कहा कि सोशल स्टेटस बहुत मैटर करता है इसके ऊपर। 2 तोला सोना और 10 तोला सोना बहुत फ़र्क है दोनों की अमाउंट में, ठीक है। और जो रसीद पेश करेगी फिर दूसरी पार्टी हैज़ टू केयरफुली सी, और उन्होंने फिर इसको निकालना है कि जिरा करते हुए खातून के ऊपर कि वो कह रही है कि ये रसीद मेरी जानवन है, तो दूसरी पार्टी को ये सवाल करके उससे पूछना पड़ेगा, किस तरीके से निकलवाना पड़ेगा उसके मुंह से कि ये उसने रसीद कब बनवाई। दोबारा बताएं क्या चीज़? हाँ, अच्छा अच्छा। अब देखिए ना, ये आप बड़ा स्पेसिफिक सा इंडिविजुअल केस पूछ रहे हो, मैं हल्का सा जवाब दे देती हूँ इसका। द मोमेंट द लड़की वाले केम इनटू द हाउस ऑफ लड़के वाला और उन्होंने वो जो सारी छीन छपाटा किया, एक सीन क्रिएट हुआ ना, तो लड़के वालों ने क्या किया उस टाइम? डिड दे मेक अ कॉल टू 15? क्या उन्होंने पुलिस को बुलाया? एक आपके घर में ट्रेसपास हो गया आपकी इजाज़त के बिना, सामान उठा के लेके जाया जा रहा है, आपकी कस्टडी में पड़ा है ना, आपको नहीं पता कि ये लड़की वाले सही है या उनके पास राइट है कि नहीं है। सो आपको एक एक्टिवली और विजिलेंटली को रिकोर्स टू रेमेडी करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ कॉल टू 15 एट लीस्ट, या आप मैटर रिपोर्ट करेंगे पुलिस स्टेशन में जाके, देन इट कैन हेल्प यू कि आप ये जो कह रहे हैं ना, ये खातून के इन्होंने मुझे सामान दिया और ये अब उन्होंने गायब कर दिया है, तो फिर आपकी जो रिपोर्ट होगी या कॉल होगी ये आपको सेव करेगी। चलिए फिर ऑरल एविडेंस दे दीजिएगा इसकी, जो ऑक्यूलर अकाउंट होगा विटनेसेस का, जिन्होंने देखा होगा, नेबर्स ने, ये आए ये लेकर गए ज़बरदस्ती। सॉरी, क्यों आए विटनेस है ना उस अकरेंस का कि इन्होंने दावे की पेंडेंसी में ये लोग आए हैं, ये सामान ट्रक में भर भर के लेकर के मैंने देखा। जब उसने एक देखा, आई विटनेस बन गया, तो ही इज़ अ गुड एंड कॉम्पिटेंट विटनेस टू द एक्सटेंट ऑफ दैट अकरेंस ओनली। सामान जहेज मिला था उसके हद तक नहीं, लेकिन सामान जहेज छीन कर ले गए इसकी हद तक, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन। अब हम वहाँ पे आके बात करते हैं। थैंक यू।